हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को, कुछ जटिल प्रश्नों को जो कि संख्या पद्धति टॉपिक से लिए गए हैं। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं। हम इन प्रश्नों को सबसे पहले तो ये प्रश्न जो हैं वो कितने विशेष प्रकार के हैं ये हम जानेंगे। इनका हल कैसे किया जा सकता है, इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये हम समझेंगे, और इनके सॉल्यूशन की सबसे सरलतम विधि आज हम जानेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, गुणनफल के अंत में प्राप्त शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ये आपको गुणनफल दिए हुए हैं और इन गुणनफल के अंत में शून्य कितने आएंगे ये हमको पता करना है। अब आप बताइए कि जब हम गुणनफल करते हैं संख्याओं का तो शून्य आपको कब मिल सकता है। देखो, जब भी आप 5 को 2 से गुणा करते हैं या 5 स्क्वायर को 2 से गुणा करते हैं या 5 की घात 3 को 4, मतलब कोई भी सम संख्या हो और इधर 5 का कोई भी अपवर्त हो, 5 या 5 का कोई भी अपवर्त हो, आप उनको गुणा करेंगे तो डेफिनेटली लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। इधर कोई भी सम संख्या हो, 2 4 6 8 10 12 14 कुछ भी हो, ठीक है। या फिर आप 2 की घात कुछ भी लिखो और इधर 5 की घात कुछ भी लिखो और उन संख्याओं को आप गुणा करोगे तो डेफिनेटली लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। आप देख लो, 5 दूनी 10, 5 का वर्ग यानी 25, 25 दूनी 50, लास्ट में 0 आ गया। 4, 5 की घात 3, 5 की घात 3 यानी 125, 125 चौक 500, लास्ट में 0 आ गया। तो जब भी आप 5 की घात कुछ कुछ और 2 की घात कुछ कुछ को आपस में गुणा करें या 5 के किसी गुणज के साथ, 5 के किसी अपवर्त के साथ किसी सम संख्या को भी अगर आप गुणा करेंगे तब भी लास्ट में 0 आएगा। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और मैं आपको एक और नोट बता देता हूँ, एक और पॉइंट बता देता हूँ। अगर किसी संख्या को आपने लिखा है 5 की घात m 2 की घात n के रूप में, तो इसके अंत में, मतलब जब आप इसको गुणा करेंगे तो इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे ये कैसे निर्धारित होगा। तो जो इसमें से छोटा रहेगा, मान लो अगर m छोटा है तो समझ लीजिए कि जो भी संख्या बनेगी उसके लास्ट में m जीरोस आएंगे, m नंबर ऑफ जीरोस। और अगर n छोटा है तो इस संख्या जो भी बनेगी उसके लास्ट में n नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। जो छोटा रहेगा समझ लीजिए उतने ही शून्य आएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब पहले सवाल को हम देखते हैं और चलिए सबका हम फटाफट से उसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, सबको तोड़ तोड़ के लिखते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 12 को लिख सकते हो आप, 4 दिए 12 होता है, 4 मतलब होता है 2 की घात 2, तो 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3, देख लो 2 दूनी 4 दिए 12। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 का वर्ग, देख लो 3 दिए 9, 3 का वर्ग मतलब 3 दिए 9, 9 दूनी 18। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5। 40 को लिख सकते हैं, देखो 8 पंचे 40 होता है और 8 मतलब होता है 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, तो 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया, 8 पंचे 40। 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, ठीक है। 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 2 गुणित 2 मतलब टोटल 4 बार आप गुणा करो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 यानी 16 हो गया। 55 को लिख सकते हैं 5 गुणित 11 और 105 को लिख सकते हैं हम लोग 15 सत्ते 105, तो 3 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और आप देख लेंगे कि अब हम सभी की घातों को इकट्ठा करेंगे। देखो ध्यान से जरा, ठीक है ना, दो कहाँ कहाँ पर उनकी घातों को आप इकट्ठा करो। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो 2 की घात कुल मिलाकर के कितना हो गया, 2 घात, फिर 1 घात, 3 घात,
4 घात, टोटल करो, 4 3 7 1 8 2 10। ठीक है, अब आप इकट्ठा कीजिए। देखो हमको ना पूछ रहा है कि गुणनफल के अंत में प्राप्त शून्यों की संख्या पूछी जा रही है, तो आप इसलिए 2 की घात और 5 की घात को पहले इकट्ठा करो। 3 की घातों से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे शून्य लाने के लिए 3 की घात का कोई वहां पे जिम्मेदारी नहीं रहता। तो आप बोलेंगे कि सर 2 की घात को आप इकट्ठा कर लिया, अब 3 की घात को इकट्ठा करो, तो वो बाद में सोचेंगे उसके बारे में, पहले आप 5 की घात को इकट्ठा करो। तो 5 की घात कहाँ कहाँ है, ये है एक, ये दूसरा, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। चलिए घातें गिनते हैं। तो यहाँ पे ये क्या था, 15 था ना, हाँ 3 पंचे 15। एक घात यहाँ मिला, एक घात यहाँ मिला, 2 घात, 2 और 2 कितना घात हुआ, 4 घात, 4 और 1 5 घात, 5 और 1 6 घात, टोटल कितना घात मिला, 6 घात। उसके बाद 3 का बचा होगा, फिर 7 का कुछ कुछ बचा होगा, फिर 11 का कुछ कुछ, 11 भी यहाँ पे देख लो आप। तो इसकी कुछ कुछ घातें बची होंगी, इसको आप देख लेना, लिख लेना। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अभी हम शून्यों की संख्या इन पूरे को गुणा करने पर लास्ट में कितने शून्य आएंगे सिर्फ वही जानना चाहते हैं। तो इसके बाद कुछ कुछ आएगी, आप भले वो लिख सकते हो, लिखो ना लिखो, वो साइड की बात है, बात की बात है, हमको केवल इतने से मतलब है। अब बताओ कितने शून्य आएंगे, 2 की घात कुछ कुछ और 5 की घात कुछ कुछ जब आ जाए, तो हमने यहाँ पे अभी नियम देखा था कि जिसकी घात छोटी होगी, ठीक है, जो छोटी घात होगी, देखो 2 की घात 10 लिखा है, 5 की घात कितना लिखा है, 6 लिखा है, तो इनमें से छोटा कौन है बताओ, 10 छोटा है कि 6 छोटा है, तो 6 छोटा है। तो समझ लीजिए कि इस संख्या के, यानी कि ये पूरा गुणनफल करने पर जो संख्या बनेगी उसके लास्ट में कितने शून्य आएंगे, 6 शून्य आएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये दोनों में से जो छोटा रहेगा ना वही आपका उत्तर होगा, उतने ही शून्य आएंगे, इनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए हमने इस पर ध्यान कम दिया। आप गुणनफल अगर पूरा लिखना चाहते हैं अच्छे से तो आप लिख सकते हैं, देखो 1 घात 3 घात है ना भाई, ये देखो 2 और 1 3 घात, 4 घात, 4 घात के बाद 5 घात, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर 7 लिख सकते हो, 7 एक ही बार मिला है, फिर 11 भी एक ही बार मिला है, ऐसे लिख सकते हो आप। लेकिन हमको परीक्षा में एकदम फास्ट बनाना रहेगा, तो परीक्षा में फास्ट बनाने के लिए आप एकदम पूरा पूरा ना लिख करके आप केवल किस पर फोकस करेंगे, 2 और 5 पर फोकस करेंगे, 2 की घात कितना आ रहा है, 5 की घात कितना आ रहा है, पूरे को समेट करके। ठीक है, उसके बाद जो छोटा रहेगा समझ लीजिए उतने ही शून्य रहेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब नीचे वाला मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप नीचे वाला बनाएंगे, यानी कि बी नंबर का जो है वो आप बनाएंगे और बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है, कितने शून्य होंगे। आपका होमवर्क है, आपको नियम सब समझा दिए गए हैं। ठीक है, क्या नियम है, आपको सभी संख्याओं को पहले गुणनखंडित करना है, सबको तोड़ना है। ठीक है, 2 3 5 7 जैसे भी टूटे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड मिलेगा, उनकी कुछ कुछ घातें मिलेंगी। जैसे हम लोग अभी गुणा किए तो क्या क्या मिल रहा था, 2 3 5 7 11 मिल रहा था। 4 क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि 4 वापिस टूट सकता है ना, 2 गुणित 2 में 2 का वर्ग लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है ना, और उनकी घात रहेगी, उस ग्रुप में आप तोड़ लेना है। उसके बाद किसको खोजोगे आप, केवल 2 और 5 को खोजना है, उनकी घातों को इकट्ठा करना है, समेटना है। उसके बाद देखना है कि 2 की घात और 5 की घातों में देख लेना कौन छोटा है, तो जो छोटा रहेगा ना समझ लीजिए इस गुणनफल के अंत में उतने ही शून्य रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न दूसरा ये कहता है कि 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हमको पूछा जा रहा है 100 से 300 के बीच, यहां से यहां तक के रेंज में पूछा जा रहा है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर के 100 तक के, यानी कि 100 से कम, 100 से छोटी संख्याएं कितनी हैं जो 7 से विभाज्य है, हम उनको देखेंगे। फिर शुरू से लेकर के 300 तक के टोटल कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उनको देखेंगे। फिर इन संख्याओं में से इन संख्याओं को घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, इस बात का पता चल जाएगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 100 से 7 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 7 एकम 7, शेष यहाँ बचेगा 3, फिर इसको आप लिखेंगे, फिर 7 चौके 28,
फिर शेषफल बचेगा 2, अर्थात 100 को आप लिख सकते हैं 14 गुणित 7 प्लस 2। ठीक है, 14 गुणित 7 प्लस 14 सत्ते 98 प्लस 2 कितना हो गया, 100 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा आपके पास, जो आपको जो भागफल मिला है, भागफल वो कितना है, 14 है, 2 शेषफल है। समझ लीजिए 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं में 14 आपको ऐसी संख्याएं मिलेंगी, उन संख्याओं की संख्या जो है वो 14 होगी जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, अब हम 1 से लेकर के 300 तक में देखते हैं कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। उसके लिए आपको 300 को 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 7 चौक 28, बचेगा 2, फिर आप 7 दूनी 14 लिखेंगे, फिर कितना बचेगा 6। तो आप 300 को लिख सकते हैं 42 आया आपका भागफल, भागफल गुणित भाजक धन शेषफल हो गया 6। कितनी संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर के 300 तक के बीच में, कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य है, तो कितनी संख्या है 42। और ये 14 क्या था, ये 1 से लेकर 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं थी जो 7 से विभाज्य थी, और 1 से लेकर 300 तक के 42 संख्याएं 7 से विभाज्य। आपको पूछा क्या है प्रश्न में, आपको पूछा है 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से पहले की बात नहीं पूछी जा रही है, 100 से बाद की बात पूछी जा रही है। तो आप इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब आप 42 में से 14 घटाएंगे तो 12 में 4 गया 8, उधारी वापस, और ये 4 में 2 गया 2, 28 ऐसी संख्या होंगी जो 7 से विभाज्य है। किनके बीच, 100 और 300 के बीच 28 ऐसी संख्या हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, आप बिल्कुल ना घबराएं, बहुत सरल चीज़ है ये, बहुत ही सरल चीज़ है। तो घटाना क्यों पड़ा हमको, क्योंकि भाई ये कैसी संख्या है, ये 100 से छोटी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। और ये 42 क्या है, ये पूरा 1 से लेकर 300 तक की कहानी है जो 7 से विभाज्य है। हमारी कहानी जो प्रश्न में पूछी गई है वो पूछा गया है 100 से आगे और 300 के पहले कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो इसलिए हमको इसको इसमें से, मतलब कि इसमें से इसको क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न भी हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, 4 की घात 61 धन 4 की घात 62 धन 4 की घात 63 धन 4 की घात 64 धन 4 की घात 65 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ठीक है, तो देखो 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63, 4 की घात 64, 4 की घात 65 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन है आपके पास 3, 5, 11, 17। तो भैया आप देखो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो 4 की घात 61, फिर 62, 63, 64, 65 है, सबसे छोटा ये दिख रहा है, छोटा वाला कॉमन निकल सकता है। 4 की घात 61 कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 4 की घात 62 में से 4 की घात 61 कॉमन निकल गया तो 1 4 बचेगा, और यहाँ पे 4 की घात 2 बचेगा क्योंकि 63 घात है, 61 घात कॉमन निकल गया तो 4 की घात 2 बचेगा, 4 की घात 3 बचेगा, 4 की घात 4 बचेगा, ये 4 की घात 61 हो गया, ये 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, और 64 चौक 256। ठीक है, अब सबको हम जोड़ेंगे, तो सबको जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, ध्यान से सुनिए, 6 4 10, 6 16 4 20, 1 21, 21 का हासिल है 2 आएगा, 2 5 7 6 13, 1 14, हासिल है 1 आएगा, 1 और 2 3, कितना मिला आपको 341। अर्थात आपने इस पूरे चीज को 4 की घात 61 गुणित कुछ कुछ के रूप में लिख दिया, यानी कि आपने इस पूरे का गुणनखंड कर दिया, 2 भागों में गुणा कर दिया। और आप देखेंगे कि उसमें से जो ये वाला एक हिस्सा है ये कितना लिखा है 341। आप गौर फरमाएंगे कि 341 11 से विभाज्य, आप देख लो 11 3 33, यहाँ 1 बचेगा, फिर इस 1 को उतारेंगे, फिर 11 1 कम 11, शेष पर 0, अर्थात ये संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य है।
और जब ये 11 से विभाज्य है तो क्योंकि ये इस पूरे का एक गुणनखंड है, ये इस पूरे का एक टुकड़ा है जो कि 11 से विभाज्य है, तो क्यों ना ये पूरा भी किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, अवश्य होगा ये 11 से विभाज्य, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये कैसे बोल रहा हूं मैं, ये ऐसे कैसे हो रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 108, और 108 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 36, आप देख लो 6 3 18, हाथ से लाइए 3 3 और 1 10, ठीक है। अब 3 गुणित 36 के रूप में लिख लिया। अब 36 को जो जो डिवाइड करेंगे वो 108 को भी डिवाइड करेंगे, आप देख लो। क्या 4 डिवाइड करता है 36 को, क्या 4 के पाड़े में 36 आता है, अवश्य आता है। 4 डिवाइड करता है 36 को, तो समझ लीजिए 4 108 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 36 108 का ही एक गुणनखंड है, 108 का एक टुकड़ा है, तो जो इसको डिवाइड करेगा वो उसको भी डिवाइड करेगा। क्या 9 डिवाइड करता है 36 को, करता है, तो 9 उसको भी डिवाइड करेगा। जो जो 36 को डिवाइड करेगा ना वो 108 को भी डिवाइड करेगा, तो वही है। इस पूरे को आप इतना गुणित इतना के रूप में लिखे हो ना, अब जो जो इसको डिवाइड करेगा ना वो उसको भी डिवाइड करेगा, तो किससे विभाज्य है ये, 11 से विभाज्य, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न ये कहता है कि यदि 2 की घात 32 प्लस 1 किसी खास संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उसी खास संख्या से विभाज्य होगा। बहुत अच्छी बात है। देखो हम एक सूत्र यहां पर लिखते हैं, a की घात 3 धन b की घात 3 का सूत्र आप जानते होंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र तो आप जानते ही होंगे। अब देखो a के रूप में रखो आप 2 की घात 32 को, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूं, a की जगह रखो 2 की घात 32 और b की जगह रखो 1। चलिए रखिए यहाँ पे रखिए, तो 2 की घात 32 पूरे की घात 3, b की जगह 1 रखे तो 1 की घात 3, 2 की घात 32 प्लस 1, ठीक है, और a का वर्ग मतलब 2 की घात 32 का वर्ग माइनस 2 की घात 32 गुणित 1 प्लस b का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, तो हो जाएगा 32 दिया 96 प्लस 1, 2 की घात 32 धन 1 और इधर ये सब पूरा, ठीक है। अब आप देखो 2 की घात 96 प्लस 1 को हमने दो भागों में तोड़कर लिख दिया, यानी इसका गुणनखंड कर दिया, जिसमें से एक गुणनखंड के रूप में ये आ रहा है। अब इसमें भी वही वाला फंडा काम करेगा जो फंडा इसमें काम कर रहा था, कि जो जिस खास संख्या की बात की जा रही है जो इसको डिवाइड करने वाली है, देखो लिखा है ना 2 की घात 32 प्लस 1 किसी खास संख्या से पूर्णतः विभाज्य, तो वो खास संख्या अगर इसको डिवाइड कर सकती है तो क्योंकि ये तो उसका एक गुणनखंड है सर, तो उसको डिवाइड क्यों नहीं करेगी, वही वाला कंसेप्ट 108 वाला, जो संख्या इसको डिवाइड करेगी वो डेफिनेटली उसको भी डिवाइड करेगी, तो जो खास संख्या इसको डिवाइड कर सकती है या करती है या करेगी वो संख्या इसको भी डिवाइड करेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस खास संख्या से विभाज्य है, तो 2 की घात 96 प्लस 1 यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। गणित के विशेष प्रश्नों को, जटिल प्रश्नों को जो कि ट्रिक्स से सॉल्व होते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एसएससी पीएससी व्यापम द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो संपूर्ण सिलेबस है गणित का, उसके टॉपिक्स को बहुत ही सरल शब्दों में समझने के लिए, बहुत ही सरलतम ट्रिक्स के साथ समझने के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर जुड़े रहिए। वीडियोस को आप शेयर करें ताकि ये लाभदायक जानकारियां सभी तक पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें।
और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। इससे हमको नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।